हाय एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन अपने चैनल पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देख चुके हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। CSS का कोर्स अभी चल रहा है जिसके ऊपर आज अपन वीडियो देखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। CSS के अंदर फ्लेक्स बॉक्स किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रॉपर्टी उसकी होती है, पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उन सब के बारे में बात करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, अपने चैनल के बारे में। यहाँ पे मर्न स्टैक के रिगार्डिंग अभी भी बहुत सारा कंटेंट आ चुका है और अभी भी आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे के प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट वगैरह बहुत अलग कंटेंट आने वाला है मर्न स्टैक के रिगार्डिंग। और प्लेलिस्ट के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेटल डाउन यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे मर्न स्टैक प्रोजेक्ट बन के नाम से जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, इसके अंदर अभी ऑलरेडी 13 वीडियो हैं और धीरे धीरे ये वीडियो बढ़ती जा रही है। दूसरा CSS कोर्स जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, कोर्स एंड 1 वीडियो, इसके अंदर जो भी कोर्स जो एक एक वीडियो के अंदर कवर होगा, सिंगल वीडियो। जैसे अभी Node.js 9 घंटे की वीडियो है, React.js 6 घंटे की वीडियो है, HTML 2.5 घंटे की है, CSS की एक पूरी एक सिंगल वीडियो बनेगी। तो इस तरीके से जो अलग अलग सिंगल वीडियो कोर्सेस होते हैं वो इस प्लेलिस्ट के अंदर रहेंगे। यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर कोर्स रहेगा, इसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इसके बाद अपन Node.js एक्सप्रेस.js MongoDB और एक दो चीज़ें और ऐड कर देंगे, इसके अंदर डॉकर ऐड कर देंगे, उसके बाद YAML ऐड कर देंगे। तो मतलब पूरा फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स बनेगा अपना ही। और इसके बाद अपन HTML कोर्स और इसके अंदर DevOps ही अपन ऐड कर देंगे इस वाले के अंदर। और मर्न स्टैक डेवलपर के लिए सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट होने वाली है कंप्लीट यूट्यूब पे ये वाली अगर मर्न स्टैक डेवलपमेंट के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, इसका पर्पज सिर्फ यही है कि जितनी भी मर्न स्टैक के रिगार्डिंग जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, जो भी चीज़ ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। फ्रीलांस डिस्कशन के अंदर अभी एक ही वीडियो है, लेकिन आने वाले समय में इसके अंदर फ्रीलांस के ऊपर मैं और ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शन हैं जो कि अभी चल रहे हैं। लेकिन मिसकंसेप्शन चलते रहते हैं, आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा आसपास देखना है, सारे मिसकंसेप्शन ऑटोमेटिक आप खुद से दूर कर लोगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मैसेज करना है मुझे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आके आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको बातचीत करनी है। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं अपने सीधे W3 स्कूल पे। और W3 स्कूल पे आपको मैं बता दूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट जेन्युइन रिसोर्स है HTML CSS को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली आपको ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर जाना पड़ता है। CSS के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आपको याद रह जाए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक प्रॉपर्टी को यूज कर सकें, हर एक प्रॉपर्टी का याद कर सकें। आपको हर एक जैसी वेबसाइट आप बनाते हैं, जिस प्रकार के आपको लेआउट डिज़ाइन करने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ध्यान रखना इस बात से कि आपके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर रिसोर्स होगा कि जिस जगह पे जाके आपको चीज़ों को सर्च करना है। वैसे तो सबसे बेस्ट वेबसाइट नहीं है ये, क्योंकि MDN इससे भी बेस्ट है, लेकिन MDN का जो इंटरफेस है वो इतना ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। सिर्फ इस पर्पज़ से मैं आपको W3 स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। और फ्लेक्स बॉक्स की बात करें, इन्होंने फ्लेक्स बॉक्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नॉर्मली पहले तो इन्होंने उसके बारे में बताया है, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम। यानी कि दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक फ्लेक्स आइटम और फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर को आप समझ सकते हैं पेरेंट आइटम और फ्लेक्स आइटम्स को आप समझ सकते हैं चाइल्ड आइटम। ठीक है, मैं अभी आपको VS कोड के अंदर जाके करके दिखाऊंगा। तो HTML ट्यूटोरियल वाला जो अपना फोल्डर है उसको मैं ओपन विथ कोड करूँगा। और ओपन विथ कोड करने पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन को यहाँ पे फ्लेक्स नाम से एक फाइल बनानी पड़ेगी। इसको यहाँ पे करेंगे flexbox.html नाम से, यहाँ पे एक मैंने फाइल बनाई। और शिफ्ट के साथ अगर इसको दबाऊंगा तो आपको मालूम है कि जो बेसिक टेम्पलेट है वो अपन की निकल के आ जाएगी। अब जो मैं बात कर रहा था पेरेंट और चाइल्ड के बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ पेरेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेरेंट नाम की क्लास के अपन निकल के आ जाएंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, डिव डॉट चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड नाम की क्लास देंगे। इसके बाद आपको ID भी इसको दे देंगे चाइल्ड नाम की। इसके बाद डॉलर लगाएंगे, इसके बाद आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसके बाद आप बताएंगे कितने आपको डिव क्रिएट करने हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए 4 कर लेता हूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपने पास 4 डिव क्रिएट हो जाएंगे। इसके अंदर अपन नाम दे देंगे फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है,
और इसके अंदर अपन दे देंगे सेकंड, और इसके अंदर मैं दे दूंगा थर्ड, और इसके अंदर दे देते हैं अपन फोर्थ। तो अपने पास टोटल कितने हैं, 4 चाइल्ड डिव हैं और अपना एक है पेरेंट डिव। अब अपन को सबसे पहले मैं इसको गो लाइव करूँगा, और गो लाइव करने पे अपन जाएंगे अपने सीधे वेबसाइट पे, और इस प्रकार से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब आपको मालूम है कि आपको जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, बिल्कुल उस वे में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी जो डिव एलिमेंट होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको ब्लॉक को इनलाइन बनाना है, तो आप जानते हैं कि मैंने इनलाइन और ब्लॉक बारे के बारे में पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगाता हूँ, अब स्टाइल टैग के अंदर आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी समझाने से पहले मुझे इसको पूरी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, तब उसके बाद अपन समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे पेरेंट को बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के पहले इसको मैं हाइट दे देता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि डिव है तो उसने पूरी विड्थ तो पूरी ले ली होगी, क्योंकि ये केवल कंटेंट तो लेता नहीं है, कंटेंट के अलावा जितनी भी उसके बाद विड्थ होती है वो पूरी विड्थ को ले लेता है, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसको हाइट अपन को देना जरूरी है। तो हाइट में इसकी दे देता हूँ 400 पिक्सल, और मैं इस पर कुछ बॉर्डर लगा देता हूँ, जैसे 5 पिक्सल सॉलिड, और मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी आप देखना किस तरीके से हो जाएगा। तो अपना ग्रीन कलर का अपन को कुछ इस तरीके से बॉर्डर बन के दिखाई देने लगा। तो अभी ये समझ लो कि ये जो आपको कंटेनर, ये जो बॉर्डर जो इतना बड़ा जो आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, ये अपना पूरा फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर होगा, ठीक है। आपको जो फ्लैक्स बॉक्स है, ये जो दो शब्द हैं, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना गया है, इसके अंदर क्या है, ये फ्लैक्स जो वर्ड है इसका मतलब है फ्लेक्सिबल, पूरी तरीके से अपने आप को चेंज करने वाला। बॉक्स, बॉक्स का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पे सामने जो कंटेनर देख रहे हैं, इस तरीके का अपना एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। तो ये वाला जो अपना बॉक्स है, अब इसी बॉक्स को अपन को फ्लेक्सिबल बनाना है, क्रिएट करना है, बस इतना अपना इतना बेसिक एम है। अब अगर मैं इस पेरेंट के अंदर देखना डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले की आपको पता है मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली जो CSS की होती है वो वाली कौन सी होती है, इनलाइन होती है, ब्लॉक होती है, इनलाइन ब्लॉक होती है, नन होती है। अपने पास 4 होती हैं बेसिक। उसके बाद अपने आती है फ्लेक्स के अंदर भी मल्टीपल होती है, लेकिन अभी बेसिकली अगर जो इनिशियलाइजेशन अपन करते हैं कि जब अपन को सबसे पहले फ्लेक्स को पढ़ना है तो अपन फ्लेक्स लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे तो उसके चाइल्ड एलिमेंट, जितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट है, वो चाइल्ड एलिमेंट एक रो के रूप में अरेंज हो जाएंगे। तो इतना समझो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फ्लेक्स वो कैसा होता है, रो होता है। अब यहाँ पे बात आती है ये रो क्या है। जब भी आप किसी भी फ्लेक्स को क्रिएट करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ और कर देता हूँ, जो अपनी चाइल्ड है ना, चाइल्ड, इसको भी मैं थोड़ा सा विड्थ और हाइट दे देता हूँ। इसके अंदर विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो भी दे देता हूँ 100 पिक्सल, और इसमें जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कुछ बिस्की दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर एक ही जैसा हो जाएगा इसमें, चलो कोई नहीं, अभी बिस्की, और इसमें मार्जिन दे देते हैं अपन 5 पिक्सल का। तो अभी देखना अभी किस तरीके से, इस तरीके से अपन को 4 बॉक्स अपन को दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर पहला वाला फर्स्ट ए वाला है, सेकेंड ए वाला है, थर्ड ए वाला है, और ये फोर्थ ए वाला है। एक काम करता हूँ, इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, तो अभी ये सही जगह पे दिखाई देगा। और एक सेकेंड, टेक्स्ट इंडेंट भी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, टेक्स्ट इंडेंट, और कुछ 4% दे देता हूँ, 4%, इससे दो, इसमें एक सेकेंड, इसमें पैडिंग 3 पिक्सल। तो ठीक है, अभी सही तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर। अब क्या करना है, अब अपन को ये समझना है कि ये सारे जो अपनी पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से काम करेंगी। जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट ग्रुप में यहाँ पे लिखता जाता हूँ, जब भी अपन डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो इट इनिशियलाइज द एलिमेंट इन रो मैनर। अब आपको नहीं मालूम तो आपने अगर 9th और 10th पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से अभी इसके बारे में समझ में आने वाला है, क्योंकि 9th और 10th में जब अपन थे तब अपने पास जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था कोऑर्डिनेशन का। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आपको मालूम है, एक होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस। जब भी आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं,
तब वो अपने आप को रो यानी कि क्या है डिस्प्ले, वो एक्स एक्सेस के रूप में अपने आप को कंसिडर करता है। अब इसके अंदर होती है पेरेंट की कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब एक एक करके अपन सभी प्रॉपर्टी को समझेंगे। उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स की डायरेक्शन। अब आपने किसी भी मतलब एक जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये जो अपना बॉर्डर है ग्रीन कलर का, ये क्या है, ये पूरा डिस्प्ले फ्लेक्स है। उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे हो गए, वो डिस्प्ले फ्लेक्स बोलने पे अपना क्या मतलब है, डिस्प्ले फ्लेक्स बोलने से अपना मतलब है कि ये जो आपने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक फ्लेक्स के वे में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो गए वो। अब बात आती है कि फ्लेक्स के वे में कन्वर्ट तो हो चुके हैं, लेकिन किस वे में कन्वर्ट होना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लेक्स जो है वो कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जब भी अपन डिस्प्ले फ्लेक्स इसको देते हैं तो ये क्या करता है, अपने आप को एक्स एक्सेस के रूप में ले लेता है। लेकिन अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्लेक्स की डायरेक्शन, जिसके अंदर अपन जिस तरीके से रो अपन बाय डिफॉल्ट रहता है उसी तरीके से अपन यहाँ पे अगर चाहें तो अपन कॉलम कर सकते हैं। अब कॉलम जब भी करते हैं तो उससे क्या होता है, जिसको ये अपने आप को बाई एक्सेस के रूप में ले लेता है। पहला एलिमेंट सबसे ऊपर है, सेकंड, दूसरा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको बात बताऊं, इसी के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर दो प्रॉपर्टी और होती हैं जो इसके जस्ट अपोजिट काम करती हैं। जैसे अपने पास अगर कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी मैथमेटिकल किसी इक्वेशन को अगर कभी सॉल्व किया है 7th 8th के अंदर भी अगर आप हैं तब भी आप इजीली समझ जाएंगे इसको, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपने देखा मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके अंदर आपने कई बार देखा होगा, आपको कई बार नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है, कई बार पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे होता है कि आपका जो डॉम है, डॉम क्या होता है, ये जो आप पूरे ब्राउजर पे जो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर आप समझिए ये पूरा डॉम है। तो डॉम को आप समझिए पूरा बॉक्स की तरह काम करता है। जब भी आप उसको किसी भी पेरेंट को आप फ्लेक्स देते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर डॉम को, उस पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसको आपने क्या कर दिया, फ्लेक्सिबल क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैं इसके अंदर यहाँ पे किसकी जो प्रॉपर्टी है रो रिवर्स, अगर मैं रो रिवर्स को देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से देखो, जो पहला वाला एलिमेंट है जो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा था, अब ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब है रो में, बिल्कुल रो के फॉर्म में। लेकिन रो पे जिस तरीके से एक्स एक्सेस पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी अपन एक्स एक्सेस बनाते हैं कोऑर्डिनेट के अंदर तो उसके अंदर एक एक्स एक्सेस पॉजिटिव साइड में होती है, एक एक्सेस नेगेटिव साइड में होती है। तो अगर अपन उस हिसाब से भी अगर इसको सोचें तो इसके अंदर लेफ्ट और राइट का कोऑर्डिनेशन बन रहा है बस। अगर रो रिवर्स है तो वो क्या करेगा, अपने आप को खुद को राइट साइड से वो स्टार्ट करेगा और उसके हिसाब से वो अपने जो जितने भी बाकी के एलिमेंट हैं उनको वो रीअरेंज करता चला जाएगा। ऐसे ही अगर केवल रो दे देते हैं तो वो क्या करता है, लेफ्ट साइड से अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करता है। तो ये होता है रो रिवर्स का मतलब। इसी तरीके से होता है कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स का भी अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, तो जो अपना बाई एक्सेस थी वो भी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस में जाती थी, बिल्कुल सेम वे में अपना ये वाला भी जाता है। अगर आप पहले देखें तो पहले अपना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, यानी कि सबसे पहला जो एलिमेंट था वो सबसे ऊपर था, उसके बाद सेकंड था, उसके बाद थर्ड था, उसके बाद फोर्थ था पहले। लेकिन अब अभी देखो तो अभी पहला वाला फर्स्ट यहाँ पे है, उसके बाद अपना सेकंड है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद फोर्थ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब हो रहा है कि अब इसने अपने आप को नीचे से उठा के ऊपर की तरफ ले जाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले कौन सा आया, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट आया कहाँ पे, सबसे नीचे, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपसे रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स प्रॉपर्टी अपने काम करती हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है फ्लेक्स रैप। लेकिन फ्लेक्स रैप को समझाने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, इस वाली को मैं अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो आपको मालूम है नॉर्मली अपना इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा। इसको थोड़ा सा अपन नीचे करते हैं, थोड़ा सा नीचे क्यों नहीं हो रहा है, हाँ अभी हो गया। अब अगर देखना है यहाँ पे, पहले तो मैं इसको 75% की जगह पूरा 100% कर लेता हूँ। अब मैं अगर इसको इस तरीके से करता हूँ, ध्यान से देखते चलना, ध्यान से देखते चलना। मैंने यहाँ पे चारों एलिमेंट अभी एक दूसरे के आजू बाजू अभी आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। और जो अपना जो बॉर्डर है, हरे कलर का जो बॉर्डर है वो भी पूरी तरीके से फ्लेक्स हो रहा है, फ्लेक्सिबल है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लाता हूँ, इधर लाता हूँ, इधर लाता हूँ। अपने बॉक्स देखो धीरे धीरे कम, अपनी जो साइज है वो अपनी धीरे धीरे कम करने लगे, अपने आपस में वो समेटने लगे हैं। अब देखना यहाँ पे जैसे जैसे छोटा करता चला जा रहा हूँ, छोटा करता गया, छोटा करता गया, छोटा करता गया, छोटा करता गया।
अब यहाँ पे देखो, अब इस जगह पे डिफरेंस देखो, इन सभी बॉक्स ने अपने आप को जितना छोटा हो सकता था, जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते थे, उतना फ्लेक्सिबल इन्होंने अपने आप को बनाया। अब इसके बाद अगर फिर भी अपन इस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि इसने क्या किया, इसकी जो एक इस हिसाब से अरेंज किए गए, इनको बनाया गया था इस हिसाब से कि आप मोबाइल पे भी चलाओ, टैब पे भी चलाओ, और अपना लैपटॉप पे भी चलाओ, और पीसी पे भी चलाओ, हर जगह ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। इस तरीके से डिप को बनाया, मतलब फ्लेक्स को बनाया गया था। ये जो नॉर्मल अभी आप देख रहे हैं 257 और 274, तो ये इन्होंने सबसे बेसिक रखा, यानी कि सबसे छोटी वो रखी इसकी विड्थ कि यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक अपने सारे एलिमेंट बिल्कुल एक दूसरे के हिसाब से फ्लेक्स के हिसाब से चलेंगे, यानी कि जो अपनी क्या बोल सकते हैं, अपना जो बॉर्डर है उसके हिसाब से वो रीअरेंज होते जाएंगे, अपने आप को छोटा वो कर लेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, इस वाली विड्थ के बाद अपने आप को रीअरेंज नहीं करेंगे। अब आप इसको छोटा करेंगे तो आप देखो बॉर्डर, यानी कि जो अपना जो फ्लेक्स कंटेनर है वो छोटा हो गया, लेकिन जो अपने जो क्या नाम है इनके जो चाइल्ड एलिमेंट हैं, ये चाइल्ड एलिमेंट बिल्कुल भी छोटे नहीं हुए। अब आप जैसे जैसे इसको करते जाओगे छोटा, तो जो फ्लेक्स कंटेनर का जो बॉर्डर है वो तो छोटा होता जाएगा, लेकिन ये सारे छोटे नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गए, ये सारे उस बॉक्स के बाहर हो चुके हैं। अब इसी जगह पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है, उसका नाम है फ्लेक्स रैप। अब ये फ्लेक्स रैप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे फ्लेक्स रैप, तो फ्लेक्स रैप के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है नो रैप, तभी ये अपने आप को रैप नहीं करते हैं। लेकिन अभी मैं अगर यहाँ पे रैप दे देता हूँ, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे पहले से इस तरीके से खुल के दिखाता हूँ। यहाँ पे चारों एलिमेंट आपको आजू बाजू दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसको किया छोटा। पहले क्या हो रहा था, पहले ये अपने आप को छोटा कर रहे थे, जैसे ही अपना ये बॉक्स छोटा होता जा रहा था, जो अपना पेरेंट वाला बॉक्स है वो छोटा होता चला जा रहा था, बिल्कुल चाइल्ड एलिमेंट अपने आप को छोटा कर रहे थे। अब देखना क्या होगा, अब मैं इस तरीके से करता हूँ। अब इसने अपने आप को छोटा नहीं किया, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। इसने अब अपने आप को छोटा नहीं किया है। अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा और करते दिखाऊँ, तो अब इसने अपने आप को छोटा नहीं किया, इसने क्या किया, इसने अपने आप को नीचे रीअरेंज कर लिया। ऊपर जो थे, ऊपर आजू बाजू थे, अब ऊपर नीचे कर लिया इसने। तो अभी क्या है, अभी अपना ये पूरी तरीके से एक तरीके से रिस्पॉन्सिव है। ये अपन किस तरीके से इसको रीअरेंज करते हैं, कब करते हैं, एक्चुअल में जब आप टैबलेट के ऊपर काम करते हैं तो आप ये बोलते हैं कि अपने चारों बॉक्स इस तरीके से दिखाई देने चाहिए। लेकिन जब कोई उसी वेबसाइट को अगर मोबाइल के अंदर खोलता है तो ये जो बॉक्स हैं वो इस तरीके से रीअरेंज होने चाहिए। नॉर्मली अपन इमेज गैलरी, वीडियो गैलरी के अंदर अपन इस तरीके से करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको यूट्यूब पर भी दिखाऊँ तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, जिसके 5 बॉक्स के अंदर अलग अलग वीडियो हैं। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट कर देता हूँ, तो इंस्पेक्ट करते ही आप यहाँ पे देखो क्या होगा। अभी 5 के सबसे पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्स हो गए हैं। अब मैं इसको छोटा करते जाता हूँ। मैंने इसको जैसे ही छोटा किया, ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करता जा रहा है। अगर आपने मोबाइल के अंदर देखा होगा तो मोबाइल के अंदर वो सिंगल वीडियो पे चलता है। इसको अगर मैं यहाँ से इसको आईफोन XR पे चला दूँ तो यहाँ पे देखो उन्होंने, अगर यूट्यूब अभी थोड़ा लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से खुला हुआ है ना, मैं इसको अगर थोड़ा सा अगर ये हो जाता, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि यूट्यूब एडवांस है, बहुत ही एडवांस है। मतलब नॉर्मली अगर अपन जो वेबसाइट देखते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तो उन्होंने इस तरीके से रीअरेंज करके रखा है। लेकिन अगर आपने अपने मोबाइल के अंदर स्क्रॉल किया होगा यूट्यूब, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा इस बात के बारे में कि आपको सिंगल वीडियो वहाँ पे आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 वीडियो एक साथ में आ रही हैं। तो आपको इस चीज़ को यहाँ पे समझना होगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। ये नॉर्मली अपन फ्लेक्स से करते हैं या फिर ग्रिड की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। ग्रिड अपन आने वाले समय में समझेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया, तो अब इसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया वर्टिकल के वे में। ठीक है, अपने साइज को छोटा नहीं किया, ध्यान से समझो, उसने साइज को छोटा नहीं किया, इसने वर्टिकल में अलाइन कर लिया। अब क्या हुआ, जो वर्टिकल का जो बॉक्स है, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल के वे में तो अब परेशानी कुछ हो नहीं रही है, अब केवल किस फॉर्म में हो रही है, वर्टिकल वे में। अब वर्टिकल वे में जैसे ही अपना ये बॉर्डर के बाहर जा रहा है, ये जो बॉर्डर है इसके बाहर जा रहा है, तो अपने आप को ये छोटा तो कर नहीं रहा, तो ये वर्टिकल के वे में अपने आप से बाहर जाएगा। तो अपना फ्लेक्स रैप की आपने प्रॉब्लम भी समझ ली और सॉल्यूशन भी समझ लिया कि किसका सॉल्यूशन करता है और किस तरीके से करता है। ठीक है,
इसीलिए मीडिया क्वेरी बनाई गई है। मीडिया क्वेरी को अपन जब समझेंगे तो इनको और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि मीडिया क्वेरी कहाँ पे किस तरीके से काम करती हैं, कौन सी विड्थ पे किस तरीके से प्रॉपर्टी को चेंज करवाना है। जैसे जैसे विड्थ चेंज होगी, जैसे जैसे वेबसाइट का साइज चेंज होगा, उसी तरीके से अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपन को चेंज करवाते जाना है। इसकी जितनी गहरी समझ आपके दिमाग में होगी उतनी गहरी आप वेबसाइट बना सकते हैं, उतना ही आप बेहतर अपने तरीके से काम कर सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में तो आपने समझ लिया, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप के बारे में। अब एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स फ्लो। अभी फ्लेक्स फ्लो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, फ्लेक्स फ्लो क्या करती है। फ्लेक्स फ्लो बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो आपने अभी दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, इन्हीं दो प्रॉपर्टी को वो असाइन करती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप। तो बस यही समझ लेना, अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स कर दूँ और इसको अगर रैप कर दूँ या फिर रैप रिवर्स कर दूं तो आपको मालूम है किस तरीके से हो जाएगा। कॉलम रिवर्स तो फिर उल्टा तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो मैं कॉलम रिवर्स की जगह में यहाँ पे रो रिवर्स कर देता हूँ। अगर मैं रो रिवर्स करता हूँ तो अभी देखो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट इस जगह से स्टार्ट हुआ राइट साइड से। पहले क्या हो रहा था, पहले वर्टिकल में नीचे की तरफ आ रहे थे एलिमेंट, है ना, जब रो के फॉर्म में था। अब जब मैंने इसको रो रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, तो जब भी मैं इसको इस तरीके से छोटा करूंगा तो एलिमेंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं और छोटा करता हूं तो अपना एलिमेंट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से अपनी रैप रिवर्स भी अपने काम करती है। तो ऐसे जैसे 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 आप इसको करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्लियरिटी खुलती जाएगी, दिमाग की जो समझ है वो बढ़ती जाएगी कि हाँ इस तरीके से इसको यूज करना है, तभी आप इसको सही तरीके से मीडिया क्वेरी के साथ यूज कर सकते हैं। वरना CSS तो फिर डिफ़िकल्ट है, वरना CSS हर कोई बोलेगा आपसे मास्टर नहीं कर सकते, फिर तो सब फालतू बातें हैं। अब बात आती है अपनी फ्लेक्स फ्लो के बाद। इसके अंदर अगर अपन इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर तो यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट के अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और बता रखी हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन अपन ने पढ़ ली, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो। अब है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट के बारे में आपको बताता हूँ। जस्टिफाई, इसको यहाँ पे करना है, जस्टिफाई कंटेंट। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी बोलती क्या है, पहले इस बात को समझो। जस्टिफाई कंटेंट, जब भी अपन अगर पेरेंट पे लगा रहे हैं तो पेरेंट का मतलब क्या होगा, पेरेंट का मतलब हुआ कि उसने आपने पेरेंट पे लगाया तो उसके अंदर का जो कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट यानी कि उसके अंदर का जो कंटेंट है उनके अंदर क्या चीज़ होनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे अगर अपन देखो तो इसको अभी पहले आपका ज़रूरत नहीं है इसकी। अब अपन देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपने नॉर्मल तरीके से अपन को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं और इस तरीके से अरेंज है। अब लेकिन है तो क्या, ये जो एलिमेंट है, ये जो पेरेंट एलिमेंट है जिसको बॉर्डर अपन ने ग्रीन कलर का दिया हुआ है, इसके अंदर एक कंटेंट है। क्या है, एक कंटेंट है। तो ये जो कंटेंट है, चाइल्ड जो एलिमेंट होते हैं उसको कंटेंट बोला जाता है। अब इस कंटेंट को कहाँ पे रीअरेंज करना है वो आपको जस्टिफाई कंटेंट आपको बताता है। अब आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले सेंटर लिख देता हूँ तो अभी क्या होगा, अभी चारों एलिमेंट अपने आप सेंटर हो गए। ऐसा नहीं कोई एक एलिमेंट हुआ है, पूरा जितने भी इसके अंदर एलिमेंट थे, ये यानी कि जितना भी इसका कंटेंट था वो पूरा कंटेंट ही अपना सेंटर हो गया है। अब ये सेंटर किस तरीके से होता है, सबसे पहले ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझना आसान है लेकिन मतलब ज़रूरी बहुत है। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे उन्होंने आपस में कोई स्पेस नहीं हुई है, इनके इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड के आपस में जो पहले स्पेस थी वो वाली है, सेकंड और थर्ड के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है। ये स्पेस इनको मिली कहाँ से, ये स्पेस इनको मिली लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस राइट साइड में और लेफ्ट साइड से उन्होंने बराबर बराबर स्पेस ले ली और जो अपना पूरे एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 होते, 50 होते, कितने भी होते, मैटर नहीं करता, या कितना बड़ा भी कंटेंट होता, उसने क्या वो कंटेंट क्या करता है, वो कंटेंट एक देखता है कि मेरा जो ब्राउजर की विड्थ है, टोटल ब्राउजर की विड्थ कितनी है, यानी कि अभी मैं जो चला रहा हूँ इसकी विड्थ कितनी है, 1920x1080 है, तो वो पूरे ब्राउज़र की विड्थ को देखता है। फिर अपने पास जो एलिमेंट की विड्थ है, ये जो आपका कंटेंट है, इसकी पूरे की विड्थ को देखता है। जब इन दोनों विड्थ को उसने देख लिया, फिर उसके बाद देखता है कि अब मैं इसको दोनों साइड से रीअरेंज करूँगा तो कितनी कितनी विड्थ में ले सकता हूँ। तो जब उसने एक चीज़ को देखा कि हाँ लेफ्ट से मुझे इतनी मिल जाएगी, राइट से इतनी मिल जाएगी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो उतनी उतनी विड्थ में इन दोनों पूरे कंटेंट को दे दूंगा। और जैसे इसने पूरे कंटेंट को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से विड्थ बराबर तरीके से दी तो अपने आप को एक क्या मानता है कि मैं पूरी तरीके से अपनी जो ब्राउजर है, यानी कि जो अपना लैपटॉप की स्क्रीन है, इसके सेंटर में आ गया है।
तो इस तरीके से जो अपने आप को विड्थ प्रोवाइड करता है सेंटर में आने के लिए। इसी तरीके से सेंटर के अलावा अगर जस्टिफाई कंटेंट की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे इस तरीके से दूंगा तो ऑटोमेटिक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं फ्लैक्स स्टार्ट कर दूँ तो फ्लैक्स स्टार्ट क्या करता है आप खुद ही देख लो, जैसे नॉर्मली था बिल्कुल उसी तरीके से आपको फ्लैक्स स्टार्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से होता है फ्लैक्स एंड। फ्लैक्स एंड क्या करता है, फ्लैक्स एंड क्या करता है, ये तो बस इतना बहुत ही नॉर्मल चीज समझने वाली चीज़ है कि आपने जिस पेरेंट एलिमेंट पे फ्लैक्स एंड प्रॉपर्टी दी है तो वो क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि मेरे पास जितना भी कंटेंट है वो राइट साइड से स्टार्ट कर दो, यानी कि इस मेरा जो फ्लैक्स बॉक्स है उसका जो आखिरी हिस्सा है वहाँ से स्टार्ट कर दो। फ्लैक्स स्टार्ट क्या बोलता है, फ्लैक्स स्टार्ट बोलता है कि मेरा जो पूरा जो बॉर्डर है इसका एलिमेंट का जो फ्लैक्स स्टार्ट पार्ट है यानी कि जो स्टार्टिंग पार्ट है वो उस जगह से स्टार्ट कर दो, तो वो बताता है अपन को फ्लैक्स स्टार्ट। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपके मन में क्लियरिटी होनी चाहिए, वरना आपको बहुत गड़बड़ हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन दे दूँ जस्टिफाई कंटेंट में दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन दे रहा हूँ तो इसने क्या किया, इसने लेफ्ट और राइट से बिल्कुल भी विड्थ नहीं ली, जो पहले थी बाय डिफ़ॉल्ट थी वही है, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जस्ट स्पेस बिटवीन मतलब जो कंटेंट है उन कंटेंट के आपस में भी स्पेस कितना होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट क्या है, ये जो बॉर्डर जिसके ऊपर अपन ने हरा कलर का बॉर्डर दिया है, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, यानी कि कंटेंट कौन सा है, कंटेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो जब स्पेस बिटवीन देते हैं तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, सेकंड और थर्ड के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो बात को समझने की कोशिश करो कि ये जो जितना भी आप कंटेंट इसके अंदर प्रोवाइड कराओगे उस कंटेंट के बीचों बीच कितना स्पेस होना चाहिए वो आपको स्पेस बिटवीन बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं कि कंटेंट के बीच में जो स्पेस होगा वो स्पेस बिटवीन अपन को देगा। अब इसी तरीके से होती है स्पेस अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफा। देखो क्या होगा अभी इसको देखो क्या हो रहा है, कंटेनर है अपना, कंटेनर है जो अब जिसके ऊपर अपन ने ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया है वो अपना क्या है, पेरेंट एलिमेंट। आपने क्या बोला, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, यानी कि जो पूरा कंटेंट है उसको स्पेस दे दो अराउंड। अराउंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अराउंड का मतलब होता है हमेशा लेफ्ट और राइट। ये क्या करता है, लेफ्ट और राइट से बराबर स्पेस देता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी कम स्पेस है और यहाँ पर भी उतनी ही स्पेस है। तो ये क्या किया इसने एक किया, सबसे पहले यहाँ पे इसने स्पेस दी इसको फर्स्ट वाले को इतनी स्पेस दी, पर इतनी स्पेस और इतनी ही स्पेस और कैलकुलेट कर दो, जब दुगनी कर दो इस स्पेस को तो वो दी जाती है इन दोनों के बीच में। समझ में आ गया ना, जितनी स्पेस इसको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे दी जाती है उतनी ही स्पेस को और ऐड कर दो, वो दोनों स्पेस को मिला के यहाँ पे दी जाती है इन दोनों के बीच में स्पेस। तभी ये क्या माना जाता है, तभी ये माना जाता है कि दोनों तरफ से अपन ने स्पेस अराउंड दे दिया, सेकंड के भी स्पेस अराउंड हो गया, फर्स्ट के भी स्पेस अराउंड हो गया। ये जो विड्थ आपने क्रिएट करी है, मतलब ये जो इतनी जो विड्थ है यहाँ पे स्पेस के रूप में मिल गई है इसको, यही विड्थ आपको उठा के दी जाती है बाकी के बचे हुए सारे एलिमेंट के बीच में। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके बीच की स्पेस पर इनके बीच की स्पेस पर इनके बीच की स्पेस सेम है, लेकिन आखिरी की स्पेस फिर से कम है। क्यों है, सिर्फ इसी पर्पज से वो कम है क्योंकि आखिरी में उसको लगा कि अब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस एलिमेंट का जो स्पेस अराउंड की जो विड्थ होनी चाहिए थी वो विड्थ उसने फिर से काट दी और आखिरी में फिर से अपन को एक मिनिमम जो स्पेस जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो वाली स्पेस अपन को मिल गई और वही वाली स्पेस अपन ने यहाँ पे अप्लाई करवा दी। तो इस तरीके से क्या होता है, स्पेस अराउंड की विड्थ को अप्लाई किया जाता है एक एक करके। समझ में आ गया होगा आई होप। और कमेंट में बताना यार कि कैसा लग रहा है, क्योंकि पढ़ाने में देखो मेहनत तो चलो ठीक है, मेहनत तो सभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने वाले को समझ में कितना आ रहा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई डाउट है, यहाँ पे तो आप पूछ ही लेना, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो लोग पूछ रहे हैं, जो लोग अपने जो टीम टास्क होते हैं कि आप किसी कंपनी में हैं उसके अंदर आपको टास्क दिए जा रहे हैं, वो टास्क मुझसे पूछते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैंने आपके टास्क आपके हैं तो मैं नहीं बताऊँगा। मैंने हमेशा लोगों के जावास्क्रिप्ट के टास्क बताए हैं, रिएक्ट के टास्क बताए हैं, तो अगर आप भेज भी सकते हैं, मैंने कई लोगों के बताए हैं, आपका भी बता दूँगा। अब यहाँ पे अगर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस अराउंड हो गया और इसके अंदर फ्लैक्स एंड भी हो गया, कोई और अगर रह गया स्पेस इवनली रह गया है,
देखो प्रॉपर्टी कभी मुझे भी याद नहीं रहती, ऐसा तो कभी सोचना ही नहीं कि सागर भाई को सब कुछ याद रहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो छोटा याद रहता है मुझे, मैं उसी के हिसाब से काम करता हूँ। अब स्पेस इवनली का मतलब क्या है? स्पेस इवनली का मतलब यहाँ पे ध्यान से समझो क्या हुआ। यहाँ पे जो स्पेस था वो भी बढ़ गया, यहाँ पे स्पेस था वो भी बढ़ गया, लेकिन इनके बीच का स्पेस कम हो गया। जितना पहले स्पेस अराउंड दे रहा था उतना स्पेस नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ पे स्पेस है जो, और वो वाला यहाँ पे स्पेस है, दोनों स्पेस बिल्कुल सेम टू सेम ही होंगे। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपने जो आपका जो विड्थ है, यानी कि जो आपका जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, नो मैटर आप मोबाइल पे कर रहे हैं, पैड पे काम कर रहे हैं, या फिर आप इसके ऊपर कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, इसकी पूरी आप स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन के अंदर जो इस जगह पे है आखिरी में जो विड्थ स्पेस दी गई है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस दी गई है, यानी कि जो कंटेंट है उनके बीच में जो स्पेस दिया गया है वो इवनली है। इवनली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम टू सेम, उसके अंदर 0.0.0.0.1 का भी उसके अंदर अंतर नहीं हो सकता। तो वो बोला जाता है स्पेस इवनली, कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, उस जो स्क्रीन है, स्क्रीन के हिसाब से भी आप जो स्पेस दे रहे हैं वो बराबर है। किसके बराबर है? जो अपना कंटेंट है, कंटेंट के बीच के अंदर का जो स्पेस है वो उसके बराबर है। तब अपन क्या बोलते हैं? तब अपन बोलते हैं कि हाँ स्पेस इवनली अपन ने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, सारी प्रॉपर्टी को अपन ने बड़े आराम से अपन ने देख लिया। अब इसके अंदर एक आध प्रॉपर्टी और थी इसके अंदर, अगर नीचे आए तो इसके अंदर थे अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स क्या करता है? अलाइन आइटम्स की अगर मैं आपको यहाँ पे बात दिखाऊँ, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स के अंदर भी अगर मैं आपको सबसे पहले सेंटर पे दिखाता हूँ, जस्टिफाई और अलाइन के अंदर इतना छोटा सा डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे आएंगे अपने उसके अंदर, अलाइन आइटम सेंटर किया मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा मैं, जस्टिफाई वर्सेस अलाइन। ये चीज़ आप सर्च जरूर करना कि जस्टिफाई और अलाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। क्योंकि जस्टिफाई हमेशा किस वे में काम करता है? हॉरिजॉन्टल वे में काम करता है। अलाइन कभी भी हॉरिजॉन्टल वे में काम नहीं करता। अब यहाँ पे अगर होगा, अगर आप थोड़ा सा मैं ध्यान से देखूँ, द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट इज अलाइन विद लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करना तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं उसके बारे में अगर गहरा रिसर्च करने चला गया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। बस इतना समझ लो, जस्टिफाई हमेशा रो के फॉर्म में काम करता है, और जो अपना अलाइन आइटम्स है वो कॉलम के फॉर्म में काम करता है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें काम हो रही। सेम प्रॉपर्टी है, सेम तरीके से काम करती हैं, लेकिन अलाइन आइटम्स अगर मैंने यहाँ पे सेंटर किया है तो आप ये देखो वर्टिकल वे में सेंटर हुआ है, हॉरिजॉन्टल वे में सेंटर नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को भी अगर मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखो क्या होगा, वर्टिकल में भी सेंटर हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर हो जाएंगे। तो अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच में सेंटर हो चुके हैं। तो अभी ये चीज़ को अगर आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर मैं अलाइन आइटम्स को हटा देता हूँ तो ये वर्टिकली सेंटर नहीं होंगे, केवल हॉरिजॉन्टल वे में आपको सेंटर होते हुए दिखाई देंगे। और अगर मैं इसको, अगर जैसे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स है और यहाँ पे इसको मैं अगर कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन को, अगर मैं यहाँ पे खोल के इसको मैं अगर कॉलम कर दिया, तो कॉलम करने पे यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जस्टिफाई कंटेंट जो सेंटर प्रॉपर्टी है ये सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये केवल रो पे काम करती है। क्यों अप्लाई होगी? नहीं होगी, इसका कोई मतलब नहीं बनता है अप्लाई होने का। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, लाइन आइटम सेंटर को भी अगर मैं यहाँ पे खोल दूँ, उसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ तो अब रो के अंदर वर्टिकली सेंटर हो चुके हैं। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर इसको हटा देता हूँ, देखो ना बात को, मैंने अगर इसको हटा दिया तो अभी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये रो के लिए अप्लाई नहीं हो, जस्टिफाई कंटेंट रो के लिए अप्लाई होता है, अलाइन आइटम्स रो के लिए अप्लाई नहीं होता है, वर्टिकली अप्लाई होता है। जो ऑलरेडी वर्टिकल फॉर्म में है तो इसको अगर सेंटर करना है तो मैं क्यों दूंगा जस्टिफाई कंटेंट? मैं केवल अलाइन आइटम्स दे दूंगा तो उसके मुताबिक ही मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सेंटर के अंदर ये सारे एलिमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि फ्लेक्स प्रॉपर्टी इतना जाना ईजी है, बहुत जाना ईजी।
लेकिन क्यों इसको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट वे में मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, सिर्फ इसी पर्पज़ से क्योंकि जो इसकी जो आपस में जो प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ खेलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ऐसा है कि आपको समझने में ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, अरे यार इस जगह पे क्यों इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, मतलब किस तरीके से अप्लाई हो रहा है वो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए ये समझो कि कौन सा वर्टिकल वे में जा रहा है, क्वांटिकल एक्स मतलब जो मैंने आपको बोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके वे को समझो कि कौन सी प्रॉपर्टी वर्टिकल तरीके से काम कर रही है और कौन सी प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो अलाइन आइटम्स आपको मालूम है कि जैसे मैंने सेंटर किया उसी तरीके से यहाँ पे स्पेस बिटवीन है, यहाँ पे अगर सेल्फ एंड यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेच वगैरह फ्लैक्स स्टार्ट कर देता हूँ तो आपको मालूम है वही सारी चीज़ें अपनी तरीके से होंगी। फ्लैक्स स्टार्ट मतलब वो जो सारी चीज़ें आपको हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे रही थी वही सारी चीज़ें आप उनको वर्टिकल वे में दिखाई देंगी। अगर मैं फ्लैक्स एंड कर दूँ तो यहाँ पे इस साइड से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे इसको स्पेस इसके अंदर स्पेस बिटवीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर एक वर्टिकल अलाइन है, देखो अगर मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड अगर देने की कोशिश करता हूँ तब आप देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड देने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी देने का मतलब ही नहीं बनता है। इसके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी है केवल वो वाली प्रॉपर्टी देनी चाहिए। एक तो फ्लैक्स एंड दे दिया आपने, फ्लैक्स स्टार्ट दे दिया और सेंटर दे दिया, यानी कि आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपस में कोई स्पेस इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स्ड विड्थ ले रहा है। ठीक है, फिक्स्ड विड्थ ले रहा है। तो अभी ये चीज़ें अगर समझ में आ गई, मैं कह रहा हूँ गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आपको कभी भी अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स समझने में दिक्कत आए तो बता देना। अभी भी इंस्टाग्राम पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ सिर्फ इसी पर्पज़ से कि यहाँ सारी चीज़ें हो जाएँ। अब अपने पास है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी। अब अलाइन कंटेंट के बारे में आपको समझाता हूँ। अगर अलाइन वहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वर्टिकल वे में काम कर रहा है। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ, सेंटर किया यहाँ पर आया, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब इसके बाद देखना अलाइन कंटेंट को एक बार मैं फिर से लगाता हूँ। अलाइन कंटेंट के ऊपर एंड किया मैंने और एंड करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स एंड कर दूँ, फ्लैक्स एंड करने पर भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और फ्लैक्स स्टार्ट कर दूँ तब भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है कि यहाँ पे अलाइन कंटेंट अभी किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कंटेंट, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान से समझना कि अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट। ठीक, जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल्स अलाइनमेंट ऑन टू द मेन एक्सेस। मेन एक्सेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अलाइन आइटम्स कंट्रोल अलाइनमेंट ऑफ ऑल आइटम इन द क्रॉस। अलाइन आइटम्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए वाला अलाइन आइटम्स अपन पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, क्रॉस एक्सेस। क्रॉस एक्सेस का मतलब होता है वर्टिकल वाली, जो वर्टिकल एक्सेस है। अलाइन सेल्फ कंट्रोल्स अलाइनमेंट ऑफ फ्लैक्स आइटम ऑन द क्रॉस एक्सेस। अलाइन सेल्फ उसके लिए होता है, लेकिन अलाइन कंटेंट आप नहीं लगाना, कभी भी यूज मत करना, क्योंकि इसका आप इफेक्ट कहीं पर भी नहीं देखेंगे, ना जस्टिफाई कंटेंट पे ना अलाइन आइटम्स पे। तो ध्यान ये रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी तो आपके पास 1000 हो सकती है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे किस प्रॉपर्टी के साथ कैसे अप्लाई होगी वो आपको थोड़ा सा, जितना आप उसके गहराई में उतरते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होता जाएगा। ठीक है, अपन ने अभी तक पेरेंट के बारे में तो समझ लिया कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से काम करती है। अब देखते हैं अपन चाइल्ड की प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर चाइल्ड की प्रॉपर्टी के लिए अगर CSS फ्लैक्स बॉक्स के अंदर फ्लैक्स आइटम पे जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी बता के रखी हैं, ऑर्डर, फ्लैक्स प्रो, फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स और अलाइन सेल्फ के बारे में। तो यहाँ पे एक एक करके इन सबको समझेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चाइल्ड 2 को एक्सेस करता हूँ और मैं यहाँ पे किस तरीके से करूँगा, हैज, और हैज लिखने के बाद यहाँ पे चाइल्ड 2 लिख दूँगा। तो इससे क्या होगा, अपन ID को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी देता हूँ ऑर्डर, और ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, किसको, चाइल्ड 2 को दे रहा हूँ। चाइल्ड 2 के अंदर क्या है, सेकंड नाम का एलिमेंट है। ठीक है, ऑर्डर अगर मैं 2 दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे आऊँगा अगर अपने इसके अंदर, तो यहाँ पे देखो, इसको बंद कर दें। अगर मैं यहाँ पे देखो तो फर्स्ट आया, उसके बाद थर्ड आया, फर्स्ट के बाद तो सेकंड आना चाहिए था, थर्ड क्यों आया, फिर फोर्थ आया, फिर सेकंड आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अपन ने तो चाइल्ड 2 कौन सा है, सेकंड वाला, उसको अपन ने क्या दिया, ऑर्डर 2 दिया। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ इसको 3। ठीक, इसका मैं ऑर्डर 3 कर देता हूँ, और जैसे मैंने इसका ऑर्डर 3 किया तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे आ रहा है, मतलब और अभी सबसे नीचे क्यों आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे नीचे क्यों आ रहा है। सबसे नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अपन ने बाकी के किसी भी एलिमेंट को ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी नहीं दी है। जब अपन किसी भी एलिमेंट को
यानी कि जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है उनको अगर आपने ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी नहीं दी है, किसी भी अगर एक को दी है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट को आप सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं कॉपी कर लूँ इसको और मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, जो चाइल्ड 3 है, जो अपना चाइल्ड 3 है, इसको अगर मैं ऑर्डर 2 दे देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। अभी देखना, फर्स्ट सबसे पहले है, फोर्थ उसके नीचे है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के ऊपर कोई भी ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है, ये सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो थर्ड और सेकंड है, इनके बीच में अभी कंपटीशन होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको इस वाली प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, क्योंकि कॉलम के वे में अभी समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, इसलिए अपन रो के वे में समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है, उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद थर्ड और सेकंड है। अभी भी सेकंड आखिरी में है और थर्ड है तीसरे नंबर पे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अपन ने चाइल्ड 3 है उसकी जो ऑर्डर की प्रॉपर्टी है वो कम दी है। जिसकी ऑर्डर की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी वो वाला एलिमेंट सबसे आखिरी में अपन को दिखाई देगा। मैं अगर ऑर्डर की प्रॉपर्टी अगर इसकी बंद कर देता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब जो चाइल्ड 3 है, यानी कि जो थर्ड नंबर का एलिमेंट है, वो आपको सबसे आखिरी में दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है, फिर फोर्थ है, उसके बाद सेकंड है, उसके बाद थर्ड है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड वन है, उसको अगर मैं दे देता हूँ 4, अगर मैंने इसको 4 दे दिया तो क्या हो जाएगा? तो अपन देखो सेकंड सबसे पहले, फोर्थ उसके बाद, थर्ड उसके बाद, आखिरी में फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है। तो ये चीज़ तो आपको समझेगा में आ गई होगी कि जिसकी ऑर्डर की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है वो वाला एलिमेंट अपना सबसे आखिरी में दिखाई देता है। और अगर नॉर्मली ऐसा हुआ कि केवल सिंगल एलिमेंट को अगर अपन ने ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी दी है, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो वाला एलिमेंट अपना सबसे आखिरी में दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्लेक्स ग्रो के बारे में। फ्लेक्स ग्रो की अगर बात करें तो फ्लेक्स ग्रो क्या है? फ्लेक्स ग्रो को आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है। अगर मैंने जैसे यहाँ पे 2 दे दी, ठीक है, अब यहाँ पे 2 दे दी, अब यहाँ पे देखना क्या होगा। यहाँ पे जो थर्ड नाम का एलिमेंट है उसको अपन ने फ्लेक्स ग्रो के अंदर 2 वैल्यू दी, तो उसने क्या किया? उसने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने पे अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को ये छोटा नहीं करेगा। जितना आप इसको करते जाएंगे उतना इसी हिसाब से अपने आप को ये छोटा करता जाएगा। अभी अपन ने फ्लेक्स रैप नहीं लगाई है तो ये नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको छोटा करेंगे तो ये छोटा करता जाएगा। लेकिन जब आप इसको बड़ा करेंगे, बाकी के एलिमेंट की जो विड्थ और हाइट है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन ये अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा। जितने बड़ी आप इसकी विड्थ करते जाएंगे उतना बड़ा अपने आप को ये करता चला जाएगा। तो फ्लेक्स ग्रो क्या करता है? फ्लेक्स ग्रो का आप इतना मतलब समझिए कि अपने आप को एक ग्रो करने का काम करता है। और जब भी आप इसको 2 या 3 देते हैं, जैसे इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं कॉपी करके इस जगह पे दे दूं और इसकी वैल्यू को अगर ज़्यादा कर दूं, 3 कर दूं, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। ये जो है थर्ड नाम का, इसकी जो विड्थ है वो छोटी है, लेकिन जो फर्स्ट नाम का है उसकी जो विड्थ है वो बड़ी है। इसी तरीके से अगर मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें थर्ड नाम की प्रॉपर्टी छोटी होती जा रही है, फर्स्ट नाम की भी छोटी होती जा रही है, लेकिन इसको जैसे जैसे बड़े करेंगे तो थर्ड नाम की कम बड़ी हुई है और फर्स्ट नाम की ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी फ्लेक्स ग्रो की, वो उतना बड़ा एलिमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया और ग्रो का भी मतलब समझ में आ गया कि जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू वो उतना ज़्यादा बड़ा एलिमेंट आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक की। अब फ्लेक्स श्रिंक मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे 2, जो कि चाइल्ड 3 को दी है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक लगा रहा हूँ तो जब अपना एलिमेंट इस तरीके से, जिसको अपन पूरी जगह मिल रही है, अगर पूरे बॉर्डर को जगह मिल रही है, यानी कि जो उसका पेरेंट एलिमेंट है उसको अगर पूरी जगह मिल रही है, तब आपको कोई भी इफेक्ट उसको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फ्लेक्स श्रिंक में तब आपको कोई भी इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इंस्पेक्ट पे जब भी करेंगे, इसके बाद जब मैं श्रिंक करना शुरू करूँगा तो अब आप देखना थर्ड वाले को और फर्स्ट वालों को, दोनों के अंदर अंतर देखना। फर्स्ट वाले को करूँगा, फर्स्ट वाला अपना नॉर्मल तरीके से हो रहा है। थर्ड वाले को देखना अभी थर्ड वाला किस तरीके से होगा। मैंने इन सबको छोटा करता जा रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले की विड्थ देखो, फोर्थ वाले की विड्थ देखो, सेकंड वाले की देखो और थर्ड वाले की देखो। थर्ड वाला आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा कि सबसे छोटा है। और भी अगर मैं इसको करता हूँ तो आप देखो थर्ड वाला अपना सबसे छोटा है, बल्कि फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट उससे बड़ा है। क्यों है? क्योंकि श्रिंक प्रॉपर्टी क्या करती है? श्रिंक प्रॉपर्टी आपको बताती है कि जब आप एलिमेंट को, यानी कि इस जो अपना पेरेंट एलिमेंट है, जब वो अपने आप को श्रिंक करेगा तब आपको श्रिंक कितना होना है। ये नॉर्मल से ज़्यादा श्रिंक हो रहा है। अभी अगर मैं इसको कॉपी कर दूं
और कॉपी करने के बाद अगर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो वो तो आपको नॉर्मली मालूम पड़ जाएगा कि ये जो फर्स्ट वाला है वो ज़्यादा छोटा होगा एज कम्पेयर टू थर्ड एलिमेंट। अगर मैं इसको कर दूँ तो अभी आप देखना इस जगह पे थर्ड वाले को देखो, फर्स्ट वाले को देखो, फोर्थ को देखो। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए, मैंने इसको 5 कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 5 किया, आप यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट सबसे छोटा है, थर्ड वाला एलिमेंट उससे बड़ा है, फोर्थ वाला उससे भी बड़ा है, सेकंड वाला उससे भी बड़ा है। तो अभी आप ये तो समझ में आ गया होगा कि जो श्रिंक नाम की प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स श्रिंक, वो क्या कर रही है, वो एलिमेंट को श्रिंक कर देती है जब भी अपन उस पेरेंट डिप को श्रिंक करते हैं, यानी कि छोटा करते हैं, वैसे ही वो अपने आप को श्रिंक कर लेता है। तो ये नॉर्मली आप बोलेंगे कि ऐसी चीज़ को अपन कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी कोई, जैसे मान के चलिए मैंने एक एंड्रॉयड मोबाइल है ओप्पो का एंड्रॉयड मोबाइल है जिसकी मैंने लिए डिज़ाइन बनाई, ठीक है। अब एंड्रॉयड के आप जो विड्थ और हाइट है वो आप एक बार चेक करिए ओप्पो की कितनी होती है। जब एमआई की और ओप्पो के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो थोड़ी सी विड्थ और हाइट के अंदर चेंज होता है ना। उस जगह पे आप फ्लेक्स श्रिंक का यूज कर सकते हैं कि अगर जैसे ही उसकी पेरेंट डिव है उसकी विड्थ अगर छोटी कर देगा कोई, तो ऑटोमेटिक बाकी के एलिमेंट अपने क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की एक्स्ट्रा, ऑटोमेटिक उसके एलिमेंट क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो अभी आपने ऑर्डर के बारे में समझ लिया, फ्लेक्स ग्रो के बारे में समझ लिया, फ्लेक्स श्रिंक के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं फ्लेक्स बेसिस के बारे में। अब फ्लेक्स बेसिस क्या है, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस लगाऊँ, फ्लेक्स बेसिस अगर मैं यहाँ पे अभी इसके अंदर कितनी अपन ने वो दी है विड्थ एंड हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 600 पिक्सल। अगर मैं फ्लेक्स बेसिस जो कि किसको दे रहा हूँ, चाइल्ड वन को दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, चाइल्ड वन को दे रहा हूँ। तो अभी मैं फ्लेक्स ग्रो को कम कर देता हूँ, फ्लेक्स श्रिंक को भी हटा देता हूँ। तो अभी क्या है, फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक इसके ऊपर नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो नॉर्मल एलिमेंट की तरह आपको देखने के लिए दिखेंगे। अब फ्लेक्स बेसिस मैंने किस पे लगाई है, केवल चाइल्ड वन पे। अगर मैंने चाइल्ड वन पे लगाई है, आप देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो अब आपको लगेगा देखने में कि अरे ये तो इसकी विड्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो नॉर्मली विड्थ है इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कभी भी विड्थ और हाइट पे एग्जैक्ट इफेक्ट नहीं करता है, ये डिपेंड करता है वो जो एलिमेंट है किस तरीके से उसको अरेंज किया जा रहा है, किस तरीके से उसको अरेंज किया जा रहा है। अभी अपना जो एलिमेंट है वो रो के फॉर्म में अरेंज है, इसीलिए अपना फ्लेक्स बेसिस रो के ऊपर इफेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको, इस वाली प्रॉपर्टी को अगर खोल दूं, अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी को खोल देता हूं, इसके बाद आप देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट की विड्थ तो बिल्कुल सेम टू सेम है जो थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट की है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो इस बार कितनी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो फ्लेक्स बेसिस क्या कर रहा है, फ्लेक्स बेसिस एक भेदभाव नहीं करता। फ्लेक्स बेसिस क्या बोलता है कि आपने मेरे को लगाया, मैं उतना बड़ा बन जाऊंगा, लेकिन किस वे में बनना है वो आप डिसाइड करिए। अगर आप रो लगाओगे तो मैं विड्थ को बढ़ा दूंगा, अगर आप कॉलम लगाओगे तो मैं हाइट को बढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से फ्लेक्स बेसिस अपने से फ्लेक्स के रूप में बात करता है, ठीक है। अब आपको फ्लेक्स बेसिस समझ में आ गया होगा। अब बात आती है अलाइन सेल्फ के बारे में, ये आखिरी प्रॉपर्टी है और बहुत मतलब ये आप ये समझ सकते हैं कि जो अलाइन आइटम्स था ना, ये मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इसको खोल के दिखाता हूँ। अलाइन आइटम्स किसके लिए था, अलाइन आइटम्स मालूम है आपको, वर्टिकल के लिए अलाइन करने के लिए था। अगर मैं इस अलाइन आइटम्स को खोल देता हूँ, अलाइन आइटम्स को खोलता हूँ और यहाँ पे मैंने लगा फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और जो अपना चाइल्ड वन है इसको मैं क्या करता हूँ, अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी देता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ सेंटर। मैंने इसको किया था सेंटर और इसको अलाइन आइटम्स को दिया फ्लेक्स स्टार्ट। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने इसके अंदर, तो सारे एलिमेंट बिल्कुल फ्लेक्स के स्टार्टिंग में है, लेकिन जिसके ऊपर अपन ने सेंटर दिया है अलाइन सेल्फ, केवल वो वाला एलिमेंट सेंटर में है, बाकी सारे एलिमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं। तो ये क्या करता है, ये जो अलाइन आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है उसको ये ओवरराइड करता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्टेंस है उसको ये ओवरराइड करके बता देता है कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ मैं वही वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अगर ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ से उठाऊँ और इसको भी अगर मैं दे देता हूँ चाइल्ड 3 को, तो आपको मालूम है कि अपना जो चाइल्ड 3 है वो भी इस तरीके से आ जाएगा। और इसको अगर सेंटर की जगह अपन को फ्लेक्स एंड देना है तो अपन इसको फ्लेक्स एंड भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग जगह पे अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड को करना होगा तो मैं इस वाले को नहीं, इस वाले को कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे चाइल्ड 2 कर दूंगा।
ये नॉर्मली अपन जब पजल गेम होता है ना, तो पजल गेम के अंदर कुछ इस तरीके से अपन को सेटिंग करने के लिए अपन कर लेते हैं कि कभी कभी कोई भी डिव या कोई भी पैराग्राफ को आपको किस तरीके से अरेंज करना है, कहाँ पे अरेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अपन ने सारी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया। फ्लेक्स कुछ नहीं है, फ्लेक्स इसका शॉर्ट हैंड है जिसके अंदर आप फ्लेक्स रिंग, फ्लेक्स ग्रो दोनों साथ में दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लेक्स का अभी नॉर्मली है, मतलब डायरेक्ट उसके अंदर CSS इसकी फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव के अंदर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इन्होंने बताया कि मीडिया क्वेरी से किस तरीके से करना है। जब अपन मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे उसके बाद अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो अपने को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। नॉर्मली यही होता है कि आप जब अलग अलग मीडिया क्वेरी यानी कि अलग अलग जो डिवाइस की बिड्थ के साथ काम करते हैं तो उस समय अलग अलग प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करने का हुक्म देते हैं उसको। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही था कि किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स को समझ सकते हैं, फ्लेक्स की हर एक प्रॉपर्टी को अपन ईजिली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से पूरी फ्लेक्स को अपन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे आ जाना, इंस्टाग्राम पे आके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जो भी आपका जैसा डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।